हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 71 बीपीएससी का मेंस का भी डेट आ गया है अप्रैल में। तो ऐसे में अब जरूरी है कि जो आप तैयारी कर रहे थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की मात्रा जो है बढ़ा दें और डेली क्वेश्चन आंसर लिखना जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग लिखना की तैयारी करें। हम लोग इसी संदर्भ में एक विशेष सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखते हुए फ्रेमिंग करते हुए किन किन मुद्दों पर बात करना है इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आइए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का भारत शासन अधिनियम। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस लिहाज से क्योंकि इसके प्रश्न बड़ा फ्लैट होते हैं, सीधे लिखा रहता है भारत शासन अधिनियम फलाना, भारत शासन अधिनियम फलाना। तो कहने का मतलब इसमें क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है और अक्सर क्या होता है कि लोग जब इसको पढ़ते हैं तो रटने की एक बड़ी समस्या होती है कि किस प्रावधान में क्या मेंशन था। इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट करके, थोड़ा ट्रिकी करके, थोड़ा इजी करके प्रस्तुत करने का प्रयास किए। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा भारत शासन अधिनियम, विशेष रूप से 1909। इस बार के लिए ऐसे माना जा रहा है कि 3 अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा में भी फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दे वो अलग बात है, लेकिन यह 3 अधिनियम पर आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है भारत शासन अधिनियम, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत किन किन चीजों पर ध्यान आपको देना है कि अगर केवल रहे भारत शासन अधिनियम 1909, इस पर चर्चा करनी है। तो आपको मोटे तौर पर इसका परिचय, इसकी पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य, लाने के पीछे प्रावधान और मूल्यांकन, इतने सारे, मतलब कहने का मतलब 5 फॉर्मेट इसके महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिस पर आपको संक्षिप्त रूप से चर्चा करनी है। इस पर सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वह प्रावधान पर करना होगा, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा पृष्ठभूमि की भी चर्चा करनी होगी, उसका उद्देश्य पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा और मूल्यांकन पर भी फोकस करना होगा। तो हमारा जो टॉपिक है इस संदर्भ में अगर देखें तो परिचय आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास है कि भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश सरकार द्वारा आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से लाया गया एक महत्वपूर्ण शासन अधिनियम था जिसके पीछे तात्कालीन परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। अब कौन सी परिस्थितियां हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो ये तात्कालीन परिस्थितियों के जिम्मेदार माना जाता है जिसके कारण 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो लाने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम में लाने के पीछे निम्न पृष्ठभूमि को देखा जा सकता है। पहला इसमें है राष्ट्रीय चेतना का विकास। इस समय देखते हैं कि खासतौर पर राष्ट्रीय चेतना काफी उग्र रूप से विकसित हुई थी बिहार बंगाल रीजन में भी। तो इस उद्देश्य से 1909 का अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन का आर्थिक आलोचना, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय देखिएगा दादा भाई नौरोजी हैं, चाहे वो रमेश कुमार दत्त, आरसी दत्त, वो हैं। तो इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत या फिर भारत का आर्थिक इतिहास के माध्यम से इसका औपनिवेशिक शासन का आर्थिक आलोचना किया था कि किस प्रकार ये धन का निष्कासन ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार माना जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में सूरत विभाजन, ऐसे कुछ कारक थे जिसके पृष्ठभूमि में यह सुधार आंदोलन लाया गया था। उद्देश्य क्या था, तो इस उद्देश्य लाने के पीछे मूल उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस अधिनियम को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो कांग्रेसी उदारवादियों को संतुष्ट करना था, क्योंकि ये लोग थोड़ा विरोध में चले गए थे। इसका खासतौर पर देखेंगे औपनिवेशिक शासन का जब आर्थिक चरित्र का खुलासा किया गया था तो कहीं ना कहीं उदारवादी भी इससे रुष्ट थे। इसके अलावा बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो भी इससे कुछ कारण है। तो इनको संतुष्ट करना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकना, इस समय काफी ज्यादा 1906 के बाद देखते हैं कि भारत में खासतौर पर क्रांतिकारी विचारधारा का बहुत तेजी से उदय हुआ था, तो इनको रोकना था। भारतीयों को शासन में कुछ सीमित भागीदारी देना था। इसके अलावा विधायी परिषदों का विस्तार करना था। तो ये कुछ उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। अब देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या थे। तो प्रावधान रटना बड़ा मुश्किल होता है,
तो आप चाहें तो इसको 3 फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। प्रशासनिक प्रावधान क्या रहा, इसके बाद आर्थिक प्रावधान क्या था और सामाजिक प्रावधान। तो इन तीनों अलग-अलग मुद्दों के आधार पर हम चाहें तो इसे बिल्कुल तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने यही लिखे, प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1892 के अधिनियम के तहत एक संशोधित अधिनियम यह भी था। इसके अलावा इसमें जो संशोधन किए गए मोटे तौर पर प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर देखा जा सकता है। प्रशासनिक आधार पर देखें तो मोटे तौर पर इसमें 4 पॉइंट आएंगे, जो बड़ा आसान हो जाता है। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस तरह से करके तो आप चाहें तो 8 पॉइंट आपके पास ये बनता है। तो प्रशासनिक सुधार कौन कौन से? तो पहला है विधान परिषद का विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत दोनों केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद में इसमें परिवर्तन किया गया था। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। अगर केंद्रीय विधान परिषद की बात करें तो इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों की अगर बात करें तो प्रत्येक विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी, जो उसके प्रांत के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। प्रत्येक प्रांत के अलग अलग प्रावधान था। तो इस प्रकार पहला देखा जाए तो इसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। दूसरा जो पॉइंट है, निर्वाचन सदस्यों की शुरुआत की गई थी। इसमें पहली बार विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रांतीय परिषदों में लोकतांत्रिक स्वरूप में वृद्धि की गई थी। हालांकि इसमें हम आगे इसकी आलोचना भी करेंगे कि यह जो खासतौर पर निर्वाचन का प्रक्रिया था वो बड़ा सीमित अधिकार पर दिया गया था, लेकिन पहली बार एटलीस्ट कम से कम निर्वाचित सदस्यों को शामिल तो किया गया। इसके अलावा कार्यकारी परिषदों में भारतीयों का प्रवेश किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रवेश का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वह प्रथम व्यक्ति थे जो भारत के वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे और इन्हें विधि सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया था, विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके अलावा चुनने की जब बात आते हैं तो न केवल भारत में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य चुनी गई थी, बल्कि यह ब्रिटेन में रहने वाले भारत सचिव के परिषद में भी भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। तो नियुक्ति का भी आधार 2 तरीका पर था, एक भारत में और एक ब्रिटेन में। तो इस एक्ट के तहत लंदन स्थित भारत सचिव के परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें कृष्ण गोविंद गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्नामी को नियुक्त किया गया था। तो इस आधार पर हम देखें तो 4 प्रमुख प्रावधान किए गए थे। आर्थिक तहत देखें तो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1892 में पहली बार बजट में पेश करने का या बहस करने की बात की गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का पहली बार अधिकार दिया गया। दूसरा है स्थानीय निकायों में वित्तीय सहायता की बात की गई थी कि इसमें जो बजट के दौरान सदस्य जो हैं स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले ऋणों और अनुदान के संदर्भ में प्रस्ताव वह रख सकते हैं और उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह दूसरा अचीवमेंट था। इस आर्थिक रूप से इसमें सुधार किया गया था। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला था पृथक निर्वाचन प्रणाली का विकास। मुसलमानों के लिए विशेष रूप से इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत में सांप्रदायिकता का जो बीजारोपण है वह यहीं से माना जाता है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखें तो सामाजिक विभाजन किया गया था। इसमें न केवल धर्म के आधार पर बल्कि वर्ग के आधार पर भी कुछ विभाजन का स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे इसके माध्यम से देखा जाए तो धर्म ही नहीं बल्कि व्यवसायिक लोगों को, सामाजिक वर्गों को लिए भी, जैसे विश्वविद्यालयों, जमींदारों, वाणिज्यिक मंडलों, प्रेसिडेंसी निकायों आदि के विशेष सीटों का आवंटन किया गया था। इस प्रकार धर्म के साथ साथ कुछ अलग अलग वर्गों को भी सीटें आवंटित की गई थी, जिस प्रकार एक तरह से सामाजिक विभाजन के स्वरूप में हम देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान थे। इन प्रावधानों को मोटे तौर पर हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, 4 प्रशासनिक, 2 सामाजिक और 2 आर्थिक। अब इसका मूल्यांकन देखा जाए तो 1909 का जो अधिनियम में एक तरह से देखा जाए तो ये 1892 के अधिनियम की तुलना में काफी सुधार किया गया था।
बावजूद इसके भारतीय राष्ट्रवादियों के आकांक्षाओं को पूरा करने में भी यह जो एक्ट है वह बहुत विशेष नहीं संभव हो सका या आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि इस समय राष्ट्रवादियों की मांग थी स्वराज, और स्वराज की मांग पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, तो उस प्रकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। दूसरा है कि कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की मांग कर रही थी, जबकि अभी भी अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था को ही लागू किया गया था। साथ ही महिलाओं को इस अधिकार में से बाहर रखा गया था, ऐसा कोई अधिकार इनको नहीं मिला था। इसके अलावा बजट पर अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही सदस्यों द्वारा पारित अगर कोई भी प्रस्ताव है तो चाहे तो वायसराय जो है वह वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे। तो ये दोनों इस प्रकार के मूल्यांकन में कमियां थी। इसके अलावा देखा जाए तो इस एक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया गया था, जो कालांतर में विस्तारित होते हुए भारत के विभाजन का आधार बना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यह अधिनियम मूल्यांकन के स्तर पर भी, प्रावधान के स्तर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और परीक्षा में जब आए तो हूबहू उतार भी सकते हैं, तो काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और भी 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, फिर अदर सब्जेक्ट में भी कई सारे अच्छे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका हम मूल्यांकन करके लेके आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, तो आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा फी नहीं है, इसके साथ मॉडल आंसर जो दिया जाएगा हैंड रिटन, वो बहुत आप लोग के लिए मददगार साबित होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो हमारा कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है हमारा 8709537366। आप इस पर चाहे तो कॉल करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।